Assalamu alaikum students. I welcome you all in today's lecture. Previously, we studied about nephron, and we studied that nephron is a basic structural and functional unit of kidney. We also studied about how urine is formed. There were two steps in the formation of urine. These were ultrafiltration and selective reabsorption. Now we clearly know the difference between ultrafiltration and selective reabsorption. Once again, I have to describe them again. अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज कि जब आपका एक मैक्सिमम कंटेंट जब ब्लड पास कर रहा है नेफ्रॉन से, तो उसका जो मैक्सिमम पोर्शन है उसमें ब्लड सेल्स की प्रोटीन्स, ग्लूकोज, यूजफुल मॉलिक्यूल्स, हर चीज एब्जॉर्ब हो जाती है. दैट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जिसमें कुछ सिलेक्शन नहीं है. किडनीज कुछ सिलेक्ट नहीं कर रही होती, बस ओवरऑल एक फिल्ट्रेशन कर देती है, इंक्लूडिंग द वेस्ट मटेरियल्स, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन. ये वो हर वो मटेरियल जो आपकी बॉडी के लिए यूजफुल है और यूजफुल नहीं है, उसको भी मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर ली जाता है. The next step is selective reabsorption. Ultrafiltration कहाँ पे हो रही थी? Glomerulus में. Selective reabsorption बाकी के पार्ट में हो रही है. And the parts including are first proximal tubule, loop of Henle, second proximal tubule and collecting duct. इन 4 parts के अंदर हमारी selective reabsorption हो रही है. और ये selective reabsorption किस तरह की है? It means that हम या kidneys उन चीजों को या उन पार्टिकल्स को, उन सब्सटेंस को रीअब्सॉर्ब करेंगी जो बॉडी को रिक्वायर्ड है. रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब होंगे और जो रिक्वायर्ड नहीं है, यू कैन से जब आप बहुत ज्यादा पानी पी लेते हो, पानी डेफिनेटली हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब आपने बहुत ज्यादा इंटेक कर लिया तो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है. जितनी रिक्वायरमेंट है वहां तक एब्सॉर्ब करके बाकी सारा रिमूव कर दिया जाएगा. ओके, अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन की, या कंपोजिशन ऑफ यूरिन कह सकते हैं. So it contains about water 96%, 96 to 98%, urea 0.8 to 2%, 2% से ज्यादा भी हो सकता है. Uric acid again 0.8 to 2, and it can even exceed. ये जब भी आपका साइन होगा दैट मींस कि ये बढ़ सकता है या बढ़ रहा है. एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट it will remain below 1%. अच्छा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन नजर आ रहे हैं, these are not strict, मतलब कांस्टेंट नहीं है कहीं पे भी. वो क्यों? When you are taking a lot amount of water, तो ये वाटर की जो रीअब्सॉर्प्शन है ये रिड्यूस हो जाएगी. मतलब या कह लें कि वाटर की रीअब्सॉर्प्शन, हाँ बिल्कुल, जब आप पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हो तो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन कम हो जाएगी, बिकॉज वाटर ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंटेक किया जा रहा है, बॉडी में रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी कंप्लीट है. अगेन, यूरिया की क्वांटिटी कब बढ़ती है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जब हम प्रोटीन का इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं, यूरिया एंड यूरिक एसिड, प्रोटीन के इंटेक में जब गोश्त ज्यादा खाया जाता है, तो जब प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं इनटू अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन बड़ा मॉलिक्यूल है, जब वो ब्रेक डाउन होगा इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल व्हिच इज एन अमाइनो एसिड, तो उस वक्त डीएमाइनेशन कह रहे हैं इसको हम, उस वक्त एक एसिड प्रोड्यूस होगा, एक वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होगा व्हिच इज नोन एज यूरिया एंड यूरिक एसिड. यूरिया यूजुअली, अच्छा आपने देखा होगा वो वाले पेशेंट्स जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है और वो उनको यूजुअली क्या होता है, उनके जॉइंट्स स्वेल कर जाते हैं, जॉइंट्स में पेन होती है, डॉक्टर क्या बोलते हैं, भाई गोश्त नहीं खाना, 2 वीक्स तक आप मेडिसिन खाएं, साथ आपने गोश्त छोड़ देना है. बिकॉज जब भी आप प्रोटीन इंटेक करते हो, प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है, सो यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है. यूरिन की द लास्ट थिंग, यूरिन की जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है. जस्ट हैव टू मेमोराइज कि वाटर की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, उससे कम यूरिया, उससे कम यूरिक एसिड, एंड देन लास्ट पे नाइट्रोजनस वेस्ट. बट ये वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू योर डाइट. अगर आपकी डाइट में कोई कंटेंट बहुत ज्यादा है तो उसकी एक्सक्रीशन भी बहुत ज्यादा होगी. अगर प्रोटीन बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो डेफिनेटली यूरिया की क्वांटिटी 2% से बढ़ के 5% पे भी जा सकती है. ऑलराइट,
ओके, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पॉइंट नंबर 1, किडनीज एज ऑस्मोरेगुलेटर्स. वन सिंपल डेफिनेशन. जब हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात करते हैं, पहली बात हमें पता है किडनीज आर द मेंटेनर्स. हमने अब तक जितनी भी रीअब्जॉर्प्शन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ी या यूरिन फॉर्मेशन में देखा, तो किडनीज आर सेल्फ सफिशिएंट कि वो डिसाइड कर सकें कि बॉडी में क्या चीज रिक्वायर्ड है और क्या नहीं. जो चीज रिक्वायर्ड नहीं है उसे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, सो दैट हम Okay, we were talking about kidneys as osmoregulators. जब हम osmoregulation की बात करते हैं तो it means kidneys control water and salt balance. अच्छा, ये salt balance वो नहीं है जो कि नमक आप खा रहे हो. Salt balance is, कभी आपने नोटिस किया होगा कि फास्टिंग में यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है. इट इज मोर येलोइश एज कंपेयर टू नॉर्मल डेज. उसमें क्या होता है कि जब आपकी बॉडी से स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो गई है, वॉमिटिंग हो गई है बहुत ज्यादा, डायरिया हो गया है, तो वाटर लॉस बहुत सारा हो जाएगा. और जब वाटर लॉस होगा तो ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ब्लड थिक हो जाएगा. जब ब्लड थिक होगा तो किडनीज क्या करेंगी वहां पे, दे विल प्ले अ रोल. किडनीज को पता चलेगा कि भाई बॉडी में वाटर क्वांटिटी कम है, सो अब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा करनी है, वाटर को बाहर नहीं जाने देना. सो दिस इज द रीजन कि यूरिन का कलर चेंज हो जाता है. अच्छा, जब हम बात करें ऑस्मोरेगुलेशन की, वंस अगेन जो आपको मेमोराइज करनी है डेफिनेशन, ऑस्मोरेगुलेशन इज एक्चुअली कंट्रोल ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी. ब्लड के अंदर सॉल्ट और वाटर बैलेंस को कौन कंट्रोल कर रहा है? किडनीज. अच्छा, इसकी बेस्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यू हैव अ वाटर लॉस. पॉइंट नंबर 1, वाटर लॉस हो सकता है स्वेटिंग से, और एटसेट्रा, किसी भी अदर चीज से. स्वेटिंग से हो सकता है, किसी एक्सीडेंट के केस में जब बहुत ज्यादा ब्लड निकल जाता है उस वक्त भी ये कंडीशन अप्लाई होती है. अच्छा, व्हेन देयर इज अ वाटर लॉस, तो ये वाटर लॉस एक स्टिमुलस है, इट इज अ मैसेज. होम्योस्टैसिस में पढ़ा था हमने. सो इट इज अ मैसेज. ये मैसेज कहां जाएगा? ब्रेन में. ब्रेन फर्दर इसे असेस करेगा एंड देन मैसेज भेजेगा कहां? पिट्यूटरी ग्लैंड. देन पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे? हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, इट इज ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जाएगा किडनीज में और रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी. द फर्स्ट पॉइंट वाज वाटर लॉस. बॉडी में पानी की क्वांटिटी बहुत कम है भाई, स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो गई है, गर्मियां थी, लाइट चली गई हुई थी, 5-6 घंटे से वाटर लॉस बहुत सारा हो गया, पानी भी नहीं आपके पास पीने को. ये मैसेज आएगा कि ब्रेन में, ब्रेन उसे फर्दर असेस करेगा कि ये है क्या, स्टिमुलस क्या है. स्टिमुलस है वाटर लॉस का. देन वो मैसेज आएगा, ब्रेन उसको फर्दर क्या कहते हैं, प्रोसेस करने के बाद ऑर्डर करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को टू रिलीज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन थ्रू योर ब्लड आपकी जाएगा किडनीज में, एंड देन किडनीज से में रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी. रीअब्जॉर्प्शन वंस अगेन क्या थी? जब हमने नेफ्रॉन पढ़ा था, तो नेफ्रॉन के अंदर जितने भी ट्यूब्यूल्स नजर आ रहे हैं, उन सब के अंदर जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, वो जो लास्ट 4 ट्यूब्यूल्स थे, जिसमें फर्स्ट प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, सेकंड प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, इन चारों में रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी ताकि आपके वाटर मैक्सिमम, और कितना? 99.99% तक. यूजुअली इट इज 99.9%, बट जब हमारा वाटर लॉस होता है तो उस वक्त यही वाटर रीअब्जॉर्प्शन 99.99% रह जाती है. जस्ट 0.01% वाटर ऐसा है जिसे एक्सक्रीट किया जाता है, बिकॉज यूरिया एंड यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक लिक्विड मीडियम चाहिए, उनको डिसॉल्व फॉर्म में ही निकाल सकते हैं. वंस अगेन मैं आपको एक टिडबिट दूं यहाँ पे, जितने भी हमारे रोडेंट्स हैं, रैट्स जब एक्सक्रीशन करते हैं, दे एक्सक्रीट, क्योंकि वो वाटर नहीं पीते तो उनका यूरिया एंड यूरिक एसिड हार्ड फॉर्म में बॉडी से बाहर आता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं. ओके, सेकंड हमारे पास स्टिमुलस था
वाटर इनटेक बहुत ज्यादा कर लिया आपने, लार्ज वाटर इनटेक, ये सारा वाइस वर्सा चलेगा। ये मैसेज जा रहा है कहां पे, ब्रेन में, ब्रेन आगे भेज रहा है पिट्यूटरी में, और वो पिट्यूटरी को क्या कह रहा है कि एडीएच कम सिक्रीट करना है। एंड जब लेस एडीएच सिक्रीट होगा तो वो मैसेज जब किडनीज तक जाएगा तो दे विल परफॉर्म लेस रीअब्जॉर्प्शन। जब आपने पानी बहुत ज्यादा पी लिया है, ब्रेन को अब मैसेज चला गया है, वही बॉडी में पानी बहुत ज्यादा ऑलरेडी, तो रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, ज्यादा से ज्यादा वाटर को बाहर निकाला जाएगा। दिस वाज सिंपल। मैं कंक्लूडिंग लाइन लिख दूं यहां पे इस कंटेंट की, मोर सॉरी ADH is equal to more reabsorption and vice versa। जितना ज्यादा ADH रिलीज होगा उतनी रीअब्जॉर्प्शन किडनीज में ज्यादा होगी, और जितना कम ADH रिलीज होगा उतनी कम रीअब्जॉर्प्शन किडनीज में ज्यादा होगी। दिस इज क्लियर एंड अंडरस्टूड इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट चीज है हमारे पास डायलिसिस। चैप्टर के स्टार्ट में एक मिस्टर लिम बैठे हुए थे जिनकी दोनों किडनीज फेल हो गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि दोनों में से एक किडनी भी अगर फेल हो जाती है तो दूसरी किडनी पे सर्वाइव किया जा सकता है। यूजुअली क्या होता है जब किडनी फेल होती है तो उसे रिमूव कर दिया जाता है, बिकॉज क्योंकि उसमें कोई इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन की वजह से दूसरी किडनी भी फेल हो सकती है या इर्द गिर्द के दूसरे ऑर्गन्स इन्फेक्ट हो सकते हैं। सो एक किडनी पर सर्वाइव किया जा सकता है। डायलिसिस तब होता है जब दोनों किडनीज ही प्रॉपरली काम नहीं कर रही। अच्छा, डायलिसिस में करते हैं हम क्या है, इट इज अ ह्यूज मशीन। मतलब अगर आपको ये बोर्ड नजर आ रहा है तो इस बोर्ड के से भी बड़ी मशीन होती है। वैसे अब तो एडवांसेस है, इससे थोड़ी सी इस हाइट की मशीन आ गई हुई है। अच्छा, होती किस तरह की, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर आप अच्छा गूगल से इजीली उसकी डिफरेंट पिक्चर्स ले सकते हैं, डायलिसिस मशीन होती कैसी है एंड हाउ इट वर्क। फर्दर मैं आपके साथ कुछ लिंक्स शेयर करूंगा यूट्यूब के डायलिसिस किस तरह से किया जाता है। बट द मशीन इज एक्चुअली, हमारे पास एक बड़ा कंटेनर होता है काइंड ऑफ रफ ड्राइंग, पेशेंट की आर्टरी से पेशेंट की आर्टरी से ब्लड को इनलेट किया जाता है डायलाइजर मशीन के अंदर। अच्छा, डायलाइजर मशीन में ये सारी ट्यूबिंग्स हैं, ट्यूबिंग्स या कह सकते हैं पाइपलाइंस हैं। यहां से बाहर ऐसी अभी नहीं, अभी नहीं, क्लास के बाद देता हूँ। सिर्फ ऐसी awkward लगता है क्लास के बाद प्लीज, ये मुझ पर सॉल्व कर। ओके, प्रोसेस बड़ा सिंपल है। 1 सेकेंड, ये हमारे पास डायलाइजर मशीन, वेरी सिंपल डायग्राम, जिसमें पेशेंट की एक आर्टरी से इनलेट लिया जाता है, आर्टरी से ब्लड आता है इस डायलाइजर मशीन में। अब इस डायलाइजर में आपको ट्यूबिंग नजर आ रही है, वो ब्लड सारा इन ट्यूब्स के अंदर सर्कुलेट करता है, जस्ट लाइक नेफ्रॉन, कि जिस तरह नेफ्रॉन में डिफरेंट जगह पर, जिस तरह देखिए ग्लोमेरुलस है, वहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही है, एंड देन उसके बाद सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। सो अब यहाँ पे वो डिफरेंशिएशन नहीं है और उस तरह की सिलेक्शन भी नहीं है, बट क्या है कि हमारे पास मैक्सिमम
कि ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट मटेरियल जिसमें यूरिया और यूरिक एसिड है उसको रिमूव कर लिया जाता है। ये सारी ट्यूबिंग्स जो आपको नजर आ रही है इस डायलाइजर मशीन के अंदर, इन सब के अंदर जस्ट लाइक नेफ्रॉन छोटी छोटी सीव्स बनी होती हैं और ये सीव्स सेलेक्टिवली परमिएबल हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल, जो चीज चाहिए उसे अंदर लेके जाएंगे और जो नहीं चाहिए उसे नहीं लेके जाएंगे। मतलब वो डिसाइड करते हैं कौन सी चीज बाहर निकालनी है, कौन सी चीज अंदर लेके आनी है। अच्छा, अब वो ब्लड इन ट्यूबिंग्स में मूव कर रहा है, यहाँ पे सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। अच्छा, वो किस तरह से होती है कि बाहर वाला जो फ्लूइड है उसे हम कहते हैं डायलाइजर फ्लूइड। जिस तरह ये डायलाइजर है तो ये जो जितनी भी आउटर स्पेसिंग है इट इज डायलाइजर फ्लूइड। रूल इज वेरी सिंपल, भाई जो ब्लड है उसके अंदर यूरिया है, बाहर में यूरिया नहीं है, तो यूरिया मूव करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। जिस तरह ऊपर बाहर टैंकी में पानी है और जब आप टैप ओपन करते हो तो आपके पास नहीं होता, तो वो मूव कर जाता है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, जस्ट लाइक डिफ्यूजन। तो यहां पर इस सारे प्रोसेस में डिफ्यूजन हो रही होती है। एंड अगेन जो भी यूजफुल कंपोनेंट्स हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं यहाँ पर ताकि ब्लड को न्यूरिश किया जाए, बॉडी को न्यूरिश किया जाए। सो जो ब्लड के अंदर नहीं है वो फ्रॉम हायर, बाहर से हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में ब्लड के अंदर आ जाते हैं। रूल इज वेरी सिंपल, हमारे ब्लड में जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। सो डायलाइजर फ्लूइड के अंदर वो होता ही नहीं है। सो फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन फ्रॉम द ब्लड टू लोअर कंसेंट्रेशन डायलाइजर मशीन के अंदर वो मूव कर जाता है। एंड जब ये सारा ब्लड यहाँ से क्लीन हो जाता है तो ये एक आउटलेट है जो कि ब्लड को वापस ड्रेन किया जाता है बॉडी की वेन में। और हर दफा जब भी डायलिसिस किया जाता है, क्योंकि सारे का सारी मशीन से ब्लड नहीं निकाला जा सकता, सो एक या दो बॉटल ब्लड की पेशेंट को एक्स्ट्रा लगाई जाती है सर्वाइवल के लिए। अच्छा, यहाँ पे आपको दो इनलेट्स और एक एग्जिट नजर आ रहा है। यहाँ पे हम डायलाइजर फ्लूइड को कॉन्टिन्यूसली एंटर कर रहे होते हैं और यहाँ से एग्जिट कर रहे होते हैं। एग्जिट क्यों करते हैं? बिकॉज यहाँ पे यूरिया की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। जब जितना जितना ब्लड उसमें से मूव करता है यहाँ पे यूरिया बढ़ जाता है, सो दैट्स व्हाई हमें उसे यहाँ से रिमूव करना पड़ता है और नया फ्लूइड साथ साथ ऐड करते हैं। एंड दिस इज द एंड ऑफ अवर चैप्टर। आई होप कि वर्कशीट्स आपके लिए इजी हो। वर्कशीट्स थोड़ी ट्रिकी हैं, बट जितना हमने कंटेंट पढ़ा है अगर आप बुक से उसको थॉरली पढ़ोगे तो आपको वर्कशीट्स सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा। हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।